भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, आम का पेड़। होली का त्यौहार नज़दीक आने के साथ साथ मौसम में भी तीव्र परिवर्तन होने लगा है। ठंड विदा होने लगी है और दिन में सूरज तपने लगा है। तेज हवाएं चलने लगी हैं। पानी की बूंदों की तरह पेड़ों से पत्ते गिरने लगे हैं। गांव के चारों तरफ खेतों में खड़ी सरसों व धनिए की फसलों की कटाई शुरू हो गई है। जगह जगह खड़े आम के पेड़ों पर मोड़ खिल आए हैं, जिनकी सौंधी सी अमीली खुशबू वातावरण में महकने लगी है। बूढ़ा रामा गांव के बाहर रहता है। एक छोटा सा कच्चा घर, लंबा चौड़ा आंगन और आंगन में खड़ा एक विशाल आम का पेड़। देसी आम का ये पेड़ रामा ने स्वयं अपने हाथों से अपने बेटे भोलू की स्मृति में बरसों पहले लगाया था। भोलू 5 साल का हो गया था और स्कूल में पढ़ने जाने लगा था। बरसात का मौसम था। एक दिन भोलू गांव के अपने संगी साथियों के साथ तालाब में नहाने चला गया और गहरे पानी में डूबकर मर गया था। अपने मरे हुए नन्हे से बेटे को गले लगाकर रामा फूट फूट कर बहुत रोया था। रोते रोते उसकी पत्नी रामी की आंखों का पानी सूख गया था। उन्हीं दिनों बेटे की स्मृति में उसने घर के आंगन में एक छोटा सा आम का पौधा लाकर लगाया था। अपनी औलाद की तरह ही पाल पोस कर उसने इस आम के पौधे को बड़ा किया था। रामा बहुत गरीब था। वह गांव के किसानों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता था। उसकी पत्नी रामी भी गांव के खेतों में मजदूरी करने जाती थी। अपनी जवानी के दिनों में दोनों ने कड़ी मेहनत करके गांव के बाहर अपना छोटा सा घर बनाया था। भोलू की मौत से रामा के मन में गहरी पीड़ा भर आई थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही जब उसके घर में बेटी का जन्म हुआ तो मन में फिर प्रसन्नता भर आई थी। शाम को काम से लौटने के बाद नन्ही सी नौजी को गोद में उठाकर वह उसे आंगन में घुमाता रहता था। स्नेह से बच्ची के कोमल हाथ पैरों को चूमता रहता था। आंगन में खड़ा आम का पौधा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जिसे देखकर उसे कभी कभी भोलू की याद आ जाती थी और उसकी छोटी छोटी आंखों में पानी भर आता था। समय अपनी गति से गुजरता रहा। आम का पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया। नौजी जवान हो गई। पास के ही गांव में अच्छा सा वर देखकर रामा ने बेटी का विवाह कर दिया। उसके सिर पर बेटी के विवाह का कर्जा चढ़ गया। अब दोनों पति पत्नी रात दिन मेहनत करके गांव के महाजन के रुपए चुकाने लगे। नौजी के ब्याह का कर्जा चुकाते चुकाते लंबा समय गुजर गया। रामा बूढ़ा हो गया। काम के बोझ से उसकी कमर झुक गई। शरीर जब दुर्बल हो गया, रामी को भी सांस की बीमारी लग गई। ऐसी अवस्था में अब लोग उन्हें काम देने से भी कतराने लगे। मजदूरी के अभाव में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। वे स्वयं को अत्यधिक निर्बल व असहाय महसूस करने लगे थे। उदास व अवसाद से ग्रस्त रामा की नज़रें एक दिन अचानक आंगन में खड़े आम के पेड़ पर पड़ी। आम के पत्तों में खिल रहे असंख्य मोड़ों को देखकर उसका मन हर्षित हो उठा। खुशी से उछलते हुए घर में से रामी को वह बाहर खींच लाया। देखो देखो रामी, इस वर्ष हमारे आम के आम के पेड़ पर भी मोड़ निकल आए हैं। अब हमारा आम का पेड़ भी फल देने लगेगा। आम के पेड़ पर देखकर रामी के चेहरे पर भी प्रसन्नता उभर आई। होठों पर मुस्कान बिखेर कर वह बोली, भोलू अगर जिंदा होता तो आज पूरे 20 साल का हो जाता। हमारे बुढ़ापे का सहारा होता वह। अब यह आम का पेड़ ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। यह बोलते हुए रामी का स्वर भारी हो गया था। उसकी आंखों में पानी भर आया था। बूढ़े रामा का काम छूट गया तो अब वह पूरी तरह आम के पेड़ की सेवा में लग गया। एक लकड़ी के दोनों सिरों पर टिन के 2 डिब्बे लटकाकर उसने एक कावड़ बना ली
सुबह उठते ही वह कावड़ को कंधे पर रखकर घर से निकल जाता। झुकी हुई कमर के सहारे चलता हुआ वह तालाब पर पहुंच जाता। तालाब के पानी में डुबाकर वह डिब्बों को भरता और भारी कावड़ को अपने झुके हुए कंधे पर उठाकर धीरे धीरे घर लौट आता। कावड़ को कंधे से नीचे उतारकर वह थोड़ी देर आम के नीचे बैठकर आराम करता, फिर खुरपी से आम की गोलाकार क्यारी की निंदाई करता। डिब्बे को उठाकर क्यारी में पानी देता। आम की छाया में खाट बिछाकर दिन भर वह उस पर बैठा रहता या लेटा रहता। थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर आम की डाली पर लटके हुए एक खाली टीन की रस्सी खींचकर वह उसे बजाता और हो हल्ला करके तोतों को उड़ाता रहता। 2-3 महीने में छोटी छोटी केरियां बड़ी होकर आम के पेड़ पर लग जाती। बड़े बड़े आमों के भार से पेड़ की डालियां झुक जाती। रामा की जिम्मेदारी अब और बढ़ जाती। अब रात और दिन उसकी खाट आम के नीचे ही बिछी रहती। दिन में वह तोतों से आमों की रक्षा करता और रात में चोरों से उसकी रखवाली करता। तोतों के काटे हुए वह हवा के झोंकों से नीचे टपके हुए आम को इकट्ठा करता और सुबह उन्हें गांव में बेचने जाता। जब आम की गुठलियों में जाली पड़ने लगती तो वह उन्हें एक लंबे बांस पर हंसिया वह थैला बांधकर धीरे धीरे आम के पेड़ पे से नीचे उतार लेता। घर में एक कोने में खांकरे के पत्ते व भूसे में डालकर वह इन कच्चे आमों का पाल लगा देता। 1 हफ्ते में ही आम पककर पीले हो जाते। पाल को एक तरफ से खोलकर वह तगारी में भरकर पके हुए आम निकालता और गांव में बेचने निकल जाता। मीठे और स्वादिष्ट होने के कारण रामा के आम कुछ ही देर में बिक जाते। घर में आकर वह आम की कमाई रामी के हाथों में रख देता। इस प्रकार आमों के बिकने से जो पैसा इकट्ठा होता उसी से पूरे साल का घर का खर्चा चलता। आटा दाल कपड़ा लत्ता बीड़ी तंबाकू और रामी की बीमारी का इलाज भी इन्हीं रुपयों से होता। वार त्योहार पर नौजीवी बूढ़े माँ बाप को मिलने आ जाती। वह कुछ दिन रहकर बीमार माँ बाप की सेवा करती और दुखी मन से फिर ससुराल लौट जाती। हर बार रामा अपनी बेटी को नई साड़ी ओढ़ाता और कुछ रुपए उसके हाथ में रख देता। इस तरह कई साल गुजर गए। हर वर्ष आम के पेड़ से रामा को इतनी आमद हो जाती कि किसी तरह उसका गुजारा चल जाता। 4-5 महीने की मेहनत के बाद पूरा साल आराम से गुजरता। रुपयों के लिए उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। आम के पेड़ को देखकर रामा मन ही मन उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता। धीरे धीरे बीमारी ने रामी को तोड़ दिया। वह बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर हो गई। इस वर्ष ठंड का मौसम आते ही उसने खाट पकड़ ली। गांव के डॉक्टर से रामा ने पत्नी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन रामी की बीमारी ठीक नहीं हुई और एक रात वह उसे अकेला छोड़कर परलोक सिधार गई। पत्नी की चिता में आग देते हुए रामा फूट फूट कर रो पड़ा था। पत्नी की मौत के बाद रामा घर में अकेला रह गया। रामी की स्मृतियों के सहारे किसी तरह वो अपना जीवन यापन करने लगा। चूल्हा जलाकर दिन में वो एक बार रोटी बना लेता और सुबह शाम उसी से गुजारा कर लेता। मन की सारी उमंगें व उत्साह नष्ट हो गए थे तो शरीर और दुर्बल और कमज़ोर हो गया। सीने में पीड़ा का बोझ बढ़ गया तो कमर झुक गई। अब वह लकड़ी के सहारे चलने लगा। दाढ़ी मूछें व सिर के सफ़ेद बाल बढ़कर लंबे हो गए। कभी कभी नौजी पीहर आती और कुछ दिन रहकर बूढ़े पिता की सेवा करती, कपड़े लत्ते धोती और घर को व्यवस्थित करके लौट जाती। बेटी को विदा करते समय रामा की आंखों में आंसू टपक पड़ते। मन की पीड़ा जब असहनीय होने लगती तो रामा आम के पेड़ के नीचे आ बैठता। उसे बेटे भोलू की याद आ जाती और आम के रूप में उसके साथ होने का एहसास मात्र ही उसके दुखी हृदय में हर्ष का संचार कर देता। उम्र के 8 दशक पार हो चुके हैं। रामा बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर हो चुका है। अशक्त होने के कारण आजकल वह घर से बाहर नहीं निकलता है। दिन भर वह आम के पेड़ के नीचे बैठा रहता है या लेटा रहता है। मन विचलित होने लगता है तो आंगन में इधर उधर चहलकदमी करने लगता है। पिछले कुछ वर्षों में गांव की हवा में भी तेजी से बदलाव आया है।
घरों में बिजली के बल्ब चमकने लगे हैं। जगह जगह टीवी के एंटेना खड़े हो गए हैं। बैल व बैलगाड़ियां लुप्त हो गई है। गांव के गलियारों में ट्रैक्टर व मोटरसाइकिलें दौड़ने लगी है। उसके घर के सामने डामर की सड़क बन गई है जो शहर तक जाती है। जिस गति से गांव का विकास हुआ है उसी गति से गांव वालों के बीच आपसी सौहार्द व भाईचारे में कमी आई है। द्वेष और घृणा का जहर भी उसी गति से पूरे समाज में फैल गया है। गांव की संस्कृति में आए इस तीव्र परिवर्तन को देखकर बूढ़ा रामा दुखी हो जाता है। उसकी बूढ़ी नज़रें लोगों के चेहरे पर प्रेम व अपनत्व देखने के लिए तरसने लगी हैं। गांव में हुए तीव्र विकास से सड़क के किनारे बने हुए मकानों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। समर्थ और संपन्न लोग रामा का घर खरीदने के लिए चक्कर काटने लगे हैं। उसके घर आंगन को हड़पने के लिए लोग तरह तरह से उसे प्रलोभन देने लगे हैं। लेकिन रामा किसी की भी मीठी बातों में नहीं आता है। वह घर आंगन और आम का पेड़ ही तो उसका जीवन है, जिसमें भोलू का प्यारा बचपन बसा हुआ है। नौजी बेटी के पायलों की झनकार बसी हुई है और कोने कोने में रामी का स्नेह व ममता बसी हुई है। जवान बेटे की तरह आंगन में खड़ा आम का पेड़ ही तो उसके जीवन का एकमात्र सहारा है, जिसकी छाँव में उसके जीवन की धड़कन चल रही है। घर बेचने से वह लोगों को दृढ़तापूर्वक इनकार कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद लोग फिर उसे बहलाने फुसलाने का प्रयास करने लगते हैं। लोगों के कुटिलतापूर्ण व्यवहार को महसूस कर बूढ़े रामा का मन खट्टा हो जाता। वह छोटे छोटे गरीब बच्चों में अपनी खुशियां ढूंढने का प्रयास करता। पैसों व खाने पीने की चीज़ों का प्रलोभन देकर वह बच्चों से अपने छोटे मोटे काम करवा लेता। उनसे मीठी मीठी बातें करके वह अपने मन को बहलाता। बच्चे भी उससे खुश रहते। वे आदरपूर्वक उसे रामा बाबा कहकर पुकारते। जब आम के पेड़ पर केरियां लद जाती तो उसके आंगन में पूरे दिन बच्चों की भीड़ लगी रहती। इस वर्ष उसके आंगन में खड़े आम के पेड़ पर अत्यधिक केरियां आई हैं, जिन्हें देखकर बूढ़े रामा के मन में प्रसन्नता भर आई है। कुछ महीनों के बाद ही नौजी की बेटी का ब्याह होने वाला है। बेटी के मायरा भरने के लिए भगवान ने उसे भरपूर फसल दी है। उसने अपनी खाट आम के नीचे बिछा ली है और आजकल वह रात दिन आम की सेवा में लगा रहता है। अचानक एक सुबह मुरझाए हुए आम के पेड़ को देखकर रामा विस्मित रह गया। आम क्यों मुरझा रहा है, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। उसने आम को पानी की मात्रा बढ़ा दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे आम के पत्ते झड़ने लगे, केरियां झड़ने लगी। यह देखकर रामा की आत्मा चीत्कार कर उठी। सूखे हुए आम के तने से लिपटकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। गांव के समझदार लोग उसे ढाढ़स बंधाने आने लगे। कोई कहने लगा, रामा, किसी दुष्ट की करतूत है यह, जिसने तुझे बेघर करने के लिए यह कुकृत्य किया है। किसी ने तेरे आम की जड़ों में यूरिया भर दिया है, जहर भर दिया है। कायर ने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। यह सुनकर रामा को लगा जैसे किसी ने धोखे से उसके जवान बेटे की हत्या कर दी है। उसका मन क्षुब्ध हो उठा। चेहरे पर मलिनता छा गई। रोज गांव का कोई न कोई सज्जन व्यक्ति उसके पास आ बैठता और उसे ढाढ़स बंधाता, लेकिन रामा किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देता। गहरी खामोशी ने उसे जकड़ लिया। घर के दरवाजे पर बैठा वह दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे आम को एकटक देखता रहता। रह रहकर उसकी बूढ़ी आंखों से अश्रुधाराएं फूट पड़ती। कुछ ही दिनों में उसके आंगन में खड़ा हरा भरा आम का पेड़ सूखकर कंकाल मात्र रह गया। रोते रोते रामा की आंखों का पानी सूख गया। शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। वह अत्यधिक निर्बल व कमज़ोर हो गया। बुरी खबर सुनकर नौजी पिता से मिलने दौड़ी चली आई। रात दिन वह बूढ़े रामा की सेवा करने लगी। गांव के डॉक्टर से उसका इलाज करवाने लगी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
कुछ दिनों बाद रामा ने खाना पीना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया और एक दिन आंगन में खड़े सूखे आम को देखते देखते ही उसकी जान निकल गई। रामा की मौत की खबर सुनते ही गांव के लोग एकत्र होने लगे। थोड़ी ही देर में उसके आंगन में लोगों की भीड़ लग गई। पिता के शव के नज़दीक बैठकर नौजी फूट फूट कर रोने लगी। गांव की स्त्रियां नौजी को ढाढ़स बंधाने लगी। रामा के अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी होने लगी। कुछ लोग अर्थी तैयार करने के लिए, कुछ चिता की लकड़ियों का इंतजाम करने के लिए गांव में दौड़े। थोड़ी देर इधर उधर भटक कर वे लोग वापस लौट आए। लकड़ियां कहीं नहीं मिली। सूरज पश्चिम में ढलने लगा। लोग जल्दबाजी करने लगे। किसी ने इशारा किया तो गांव के युवक आंगन में खड़े सूखे आम के पेड़ पर टूट पड़े। आरियों व कुल्हाड़ियों से थोड़ी ही देर में लोगों ने आम के पेड़ को काटकर लकड़ियों का ढेर लगा दिया और ट्रैक्टर में भरकर शमशान पहुंचा दिया। ट्रैक्टर के पीछे पीछे ही अर्थी भी शमशान पहुंच गई। जल्दी जल्दी सबने मिलकर आम की लकड़ियों से चिता तैयार कर दी। रामा के शव को चिता पर रखकर लकड़ियों से ढक दिया गया। नौजी के नन्हे से बेटे ने रोते हुए अपने नाना की चिता को मुखाग्नि दे दी। तेज हवा के कारण थोड़ी ही देर में चिता धूं धूं कर जलने लगी। पश्चिम में दूर पहाड़ों के पीछे सूरज डूबने लगा। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी आम का पेड़। इसी तरह की एक और कहानी लेकर मैं शीघ्र ही आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।